हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ द जुडिशरी, चैप्टर 6 सेक्शन 2 में। लास्ट चैप्टर हमारा पूरा बुक जो है 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 हमने पूरा कवर कर लिया। सेक्शन 3 मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ, वीडियो सारे अवेलेबल है। सेक्शन 2 चल रहा है जिसमें आखिरी चैप्टर इज नंबर 6, रोल ऑफ जुडिशरी। ये बहुत ही अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको यहाँ पर अब तक अगर आपने 1 to 5 प्रॉपर सारे वीडियोस देखे हैं तो जो भी माइनर लूप होल्स थे या जो भी बातें हमने वहां पर इनकम्प्लीट छोड़ी थी, इस चैप्टर के साथ वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, एक पूरा नेशन के लिए गवर्नमेंट के रोल सब कुछ कवर अप हो जाएगा और कैसे वो वर्क करता है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जुडिशरी जहां पर हम जस्टिस के लिए जाते हैं, जहां पर जजेस अपॉइंट होते हैं जो हमें जस्टिस दिलाते हैं। अगर हमारे एग्जीक्यूटिव वालों ने, एडमिनिस्ट्रेटिव वालों ने अगर लॉज को कुछ रॉन्ग किया है, वहां पर भी स्टेप इन करती है जुडिशरी। वो अगर लॉज जो बने थे वो अगर कहीं पर भी लागू होने पर टूटते हैं या कोई उसका गलत इस्तेमाल करता है, वहां पर स्टेप इन करता है जुडिशरी। सो ये हम आज इस चैप्टर में देखेंगे कि जुडिशरीज के ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरऑल रोल्स क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। In this chapter, we will discuss the structure and functions of judiciary. In almost all democracies today, whether parliamentary or presidential, whether republic or constitutional monarchies, the judiciary is independent of the other two branches of the government. तो हम ये जानते ही ये 3 branches of government है, जिसमें से 2 हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तीसरी जुडिशरी होती है और वो इंडिपेंडेंट ऑफ द 2 ब्रांचेस होती है, यानी कि उसके ऊपर भले गवर्नमेंट का भी कोई पर्सन हो, कोर्ट कचहरी के लिए एक कॉमन मैन और एक पावरफुल पर्सन या पोजीशन वाइज पावरफुल पर्सन सेम ही होता है। सो दैट इज द कंसेप्ट, दैट इज द आइडिया बिहाइंड मेकिंग द जुडिशरी एज द इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, ताकि उसके ऊपर कोई एग्जीक्यूटिव पावर वाला रूल न कर सके। ओके, सो दैट्स जुडिशरी। The members of judiciary, known as judges, are also very vigilant about maintaining independency of the judiciary. तो जो जजेस होते हैं, जो मेंबर्स ऑफ जुडिशरी कहलाते हैं, वो लोग भी काफी इस बात पे गौर रखते हैं और इंपॉर्टेंस देते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ही होनी चाहिए, कोई हम पे कंट्रोल ना कर सके। जज ने अगर कोई जजमेंट दे दिया, कोई सुनवाई दे दी, तो उसके ऊपर कोई मिनिस्टर या कोई काम उसमें नहीं कर सकता। This, of course, does not mean that the judiciary functions in an unchecked manner. Constitutional and legal provisions do exist to restrain it if it exceeds the powers granted to it. तो अब ये कह रहे हैं कि भले जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और जुडिशरी के पावर के आगे आगे ऊपर कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अनलिमिटेड अनचेक्ड पावर है वो। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल प्रोविजंस हमने ऐसे बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बातें ऐसी की है कि अगर जुडिशरी भी अपनी हद पार करे, अपने पावर्स का रॉन्ग इस्तेमाल करे, तो वहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से उसको रोक सकते हैं। तो ये भी हमें बड़ा क्लियर किया है कि भले जुडिशरीज के जजमेंट्स के आगे सारे लोग, सारे जो मिनिस्टर हो या कोई पावरफुल पर्सन हो या कोई कॉमन मैन हो, सब इक्वल है, लेकिन अगर जुडिशरी अपनी पावर का रॉन्ग इस्तेमाल करे तो हमारे पास उसके लिए भी प्रॉपर प्रोविजंस बने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो हमने लास्ट चैप्टर में पहले ही देख लिया था कॉन्स्टिट्यूशन हमें कितना इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, व्हाट आर द पावर्स ग्रांटेड टू द जुडिशियल, व्हाई इज द जुडिशियल इंडिपेंडेंस सो इंपॉर्टेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह रहा है कि हम जो कब से ये पावर्स की बात कर रहे हैं, तो ये कौन से वो पावर्स दिए गए हैं जुडिशरी को और क्यों जरूरी है जुडिशरी को इंडिपेंडेंट देना, अलग से क्यों उसको ब्रांच को इंडिपेंडेंसी दी गई है अपनी खुद ही में ऑपरेट करने के लिए। तो उसी का आंसर देते हुए कह रहे हैं, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज दैट ऑफ एडजुडिकेशन। तो जो पहला मेन फंक्शन है एडजुडिकेशन का, एडजुडिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोर्ट जज एक अपना जजमेंट सुनाता है, एक स्टेटमेंट देता है किसी केस के ऊपर जो कि वो फाइनल होता है। तो इस प्रोसेस को एडजुडिकेशन कहा जाता है। तो ये पहला फंक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दिस मींस दैट द जुडिशरी टेक्स डिसीजन about disputes or cases according to the law and then issues orders
टू एंश्योर दैट दीज डिसीजंस आर कैरिड आउट। जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी केस के ऊपर सुनवाई होने के बाद लॉ के तहत उस पे स्टेटमेंट जजमेंट पास किया जाता है और वो फिर बाद में उस चीज की तामील हो, वो डिसीजन जो है वो कैरिड आउट हो, उसकी भी देखरेख की जाती है। There are many instances where the executive is a party to the dispute either as the plaintiff or as the defendant। तो पहले तो plaintiff defendant दो हम अलग अलग जो पार्टीज होती है किसी भी केस के अंदर, एक क्लाइंट हो गया और जो केस कर रहा है वो हो गया और जिसके ऊपर केस चल रहा है वो हो गया। तो ये दोनों टर्म्स टेक्निकल टर्म्स है। तो ये बता रहे कि एग्जीक्यूटिव भी कभी कभार ऐसे पर्सन होते हैं जिनके खिलाफ कोई केस किया गया है, एग्जीक्यूटिव पर्सन के खिलाफ केस किया गया है या ओवरऑल पूरे गवर्नमेंट के खिलाफ किसी ने केस किया हुआ है। तो ऐसा हुआ है सिचुएशंस जहां पर वो खुद केस का हिस्सा है। तो अब जरा लॉजिकली सोचो, अगर गवर्नमेंट खुद उस गवर्नमेंट के खिलाफ ही केस अगर चल रहा है और अगर गवर्नमेंट को पावर दे देते जुडिशरी का, तो वो अपने फेवर में काम कर लेती और वहां पर वो रॉन्ग हो जाता। दैट इज द रीजन कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट पावर दिया गया है और अगर गवर्नमेंट के खिलाफ भी कोई अगर आवाज उठाता है या कोई केस करता है तो उसकी प्रॉपर एविडेंस के साथ सुनवाई की जाती है और उसका जजमेंट पास किया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट का खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जुडिशरी खुद अपना व्यू सब कुछ देती है। दैट इज वाई जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज नेसेसरी। तो यही बात वो अभी हमें समझा रहे हैं। गिवन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की पावर है, एनी लीगल डिस्प्यूट बिटवीन इट एंड वन और मोर सिटीजंस इज यूजुअली अनइक्वल। तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कोई चीज आवाज उठाएगा तो वो तो बड़ी अनइक्वल पावर हो जाएगी, अनइक्वल फाइट हो जाएगी कि गवर्नमेंट तो बहुत पावरफुल है ऑलरेडी। There is a possibility that the government would use its power to secure a favorable decision. This is where the independence of judiciary becomes important. तो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने फेवर में काम करने लगेगी उस केस में, पर्टिकुलर केस में। वो हम नहीं चाहते कि अनफेयर चीजें हो, इसीलिए हमने जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दिया हुआ है। An independent judiciary would ensure that all those who appear before it are treated on an equal plane and thus make sure that the decisions are in accordance with the law। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का यही काम है कि सारी चीजें उनके देखरेख में लॉ के तहत हो और कोई गलत इस्तेमाल ना करे अपनी पावर का। It must be noted that the concept of judicial independence or an independent judiciary is a modern one। ये बड़ा ही मॉडर्न कंसेप्ट है जिसके अंदर हमने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट पावर देके रखा है, पहले ऐसा नहीं था। Monarchies desired a judiciary which did as it was ordered। मोनार्की सिस्टम जब था तो वो लोग तो चाहते थे कि एक ऐसा जस्टिस सिस्टम हो जिसके ऊपर फाइनल कंट्रोल मोनार्क का ही रहे, लेकिन सीधी सी बात है अब वो नहीं। As countries became more and more democratic, जैसे जैसे डेमोक्रेटिक की आइडिया लोगों के अंदर पावरफुल होते गई, the idea that the judiciary should be independent of both the executive and the legislature emerged। तो जो थ्री ब्रांचेस है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, हमने ये डिसाइड किया डेमोक्रेसी में कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का कोई भी रोल नहीं होगा इन द मैटर्स ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगा, खुद से सारा काम करेगा, उसके ऊपर किसी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर वालों की नहीं चलेगी। The first country to explicitly make provisions in its constitution for an independent judiciary was the United States of America। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपको कि कौन सा वो पहला कंट्री था जिसने ये बहुत ही फॉर्मल तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखा दी कि भैया जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा। वो थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। The judges of the Supreme Court of America and the courts of subordinate to it were to be appointed by the President of the United States of America। जिसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं और दूसरे जितने भी जजेस होते हैं वो सभी को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। द अपॉइंटमेंट्स वेर कंफर्म्ड ओनली आफ्टर द सेनेट गेव इट्स अप्रूवल। सो हमने पहले के चैप्टर में देख लिया था कैसे ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में उनके वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कैसे वहां पे सेनेट एक पूरा होता है जो सारी चीजें पास करता है। तो वैसे ही यहाँ पर जैसे ही प्रेसिडेंट अपॉइंट जरूर करता है, नाम जरूर देता है, लेकिन वो जब तक सेनेट पूरा अप्रूव नहीं करता है वो जजेस अपॉइंट नहीं होते। जजेस सर्व फॉर लाइफ बट कुड रिटायर इफ दे सो विश। तो ये लोग जजेस फॉर लाइफ होते थे, मतलब एक बार अपॉइंट हो गए तो वो जब तक उनका डेथ नहीं होता तब तक वो जज रहते थे, ये सिस्टम था। लेकिन वो चाहे तो खुद से रिटायर
हो सकते थे। जजेस कुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और एक्सीडिंग द पावर्स अलॉटेड टू द जुडिशरी। अगेन एक लिमिटेशन क्या है फिर से, अगर जज ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया या कोई भी बात ऐसी की जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाती है, तो हम निकाल सकते हैं, जिसे इम्पीचमेंट कहा जाता है। दिस प्रोसेस वाज नोन एज इम्पीचमेंट। एनी प्रपोजल फॉर रिमूविंग अ जज would be implemented only after it had been approved by the Congress। अब हम ये भी जानते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वहां पर एक तरफ सेनेट होता है और एक तरफ कांग्रेस होता है। सो कांग्रेस जब तक ये चीज पूरी पार्लियामेंट में उनका डिस्कशन वगैरह करके ये क्लियर ना करते कि क्या ऐसा हुआ, क्या ये जो भी जज के खिलाफ बोला जा रहा है वो सही है या गलत है, ये सब होने के बाद ही उस जज को इम्पीच किया जाता है। एक ऐसा केस यूएसए में हुआ था जिसमें एक जज के खिलाफ ये इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने बाद में एविडेंस के तहत ये पता लगाया कि ये रॉन्ग सारी इंफॉर्मेशन थी और उस वो इम्पीचमेंट नहीं हुआ था। कमेंट्स में मुझे बताइए, क्या इंडिया में ऐसा कोई सिचुएशन हुआ था जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच किया गया था, हाँ या नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल इंडिपेंडेंसी। Judges cannot be removed from office unless any violation of the law has been inquired into and proved। तो हमारे इंडिया में भी हमने भी कॉन्स्टिट्यूशन में सेम तरह की हमने रखा हुआ है कि सिस्टम रखा हुआ है कि अगर जज को हमने अपॉइंट किया है उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। रिमूव करने का कोई ठोस सबूत या वजह होनी चाहिए जिसके ऊपर पूरा अगेन कार्रवाई होगी एंड फिर ही वो जाके अप्रूव होगा। एनी प्रपोजल फॉर सच अ रिमूवल ऑफ ऑफिस हैज टू बी अप्रूव्ड। कौन अप्रूव करेगा? बाय द पार्लियामेंट। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट, जैसे वहां पर कांग्रेस वो करती है, ऐसे यहाँ पे अपने पूरे पार्लियामेंट मेंबर्स में ये सारी चीजें पास होगी बिफोर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, अब हम इंडिया से रिलेटेड हम देखेंगे कि जुडिशरी हमारी कैसे डिवाइड है। द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इज ऑल्सो ब्रॉडली लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बातें लिखी गई है, तो ये बात भी उसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कितना कैसे जजेस होने चाहिए, अपॉइंटमेंट का क्या डिटेल्स होना चाहिए, सब कुछ लिखा गया। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे कि पूरे कंट्री को कैसे हम वो जस्टिस सिस्टम में डिवाइड करें। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJIB कहा जाता है। करंट CJI कौन है मुझे कमेंट्स में बताइए। इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड। तो सबसे टॉप मोस्ट पे जो आती है कोर्ट वो है सुप्रीम कोर्ट। उसके आगे कोई नहीं होता, उसके आगे सिर्फ प्रेसिडेंट का कुछ ना कुछ सुनवाई या पावर हो सकता है जो हमारे किसी केस को बदल सके, लेकिन जो लोगों के लिए फाइनल सुप्रीम कोर्ट मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द लैंड, जिसको हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोजीशन होती है। द नेक्स्ट लेवल कंसिस्ट ऑफ हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट्स उसके नीचे सारे हाई कोर्ट्स होते हैं जो कि हर स्टेट में मौजूद होते हैं। हाई कोर्ट्स हुज हेड इज ऑल्सो नोन एज द चीफ जस्टिस, उसके भी हेड को हम चीफ जस्टिस के टाइटल देते हैं। जनरली देर इज वन हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। जनरली हर स्टेट में एक हाई कोर्ट है ही, लेकिन कभी कभार कुछ स्टेट्स के बीच में कोई हाई कोर्ट कॉमन है या तो कुछ स्टेट्स में एक से ज्यादा हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट्स टू देम in generally, but in exceptional circumstances, one or more states may have been a single high court to them. These courts and their judges enjoy constitutional protection. Below the high courts are the district courts for each district। और states के हमारा states का अगर partition करें तो districts होता है, इसलिए हर district में एक कोर्ट जो होता है इसे district court कहा जाता है। District courts for each district। At the lowest level are courts which deal with petty offenses। Those who are not satisfied with the decisions of a court can appeal to a higher court to ask for reconsideration of the decision। तो ये सिस्टम भी आपको पता ही होगा कि लोएस्ट लेवल पे जो काम करता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और अगर वहां पर आपका जो भी केस है वो आपको लगा कि सही जजमेंट पास नहीं हुआ तो आप हाई कोर्ट को अपील कर सकते हैं। आप हाई कोर्ट में भी अगर समझो जजमेंट कुछ आए जो आपको सही नहीं लगा, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो ये प्रोसेस जो आप जानते ही होंगे कि ये सिस्टम है हमारे यहाँ। Those who are not satisfied with the decision can appeal to a higher court। The high courts control and supervise the functioning of the district court। तो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को सुपरवाइज करता है, देखरेख रखता है कि वो अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं। एंड द अदर कोर्ट्स इन लार्जर सिटीज देयर आर फैमिली कोर्ट्स व्हिच डील विद फैमिली मेंबर्स।
तो अलग से सिटीज, जो बड़ी सिटीज होती है वहां पे अलग से एक कोर्ट होता है जो सिर्फ फैमिली कोर्ट हम कहते हैं, जहाँ पे फैमिली डिस्प्यूट्स जो हो गया, मैरिज, डिवोर्स, डाउरी, प्रॉपर्टी, ये सारे केसेस वहां पर डील किए जाते हैं। यहाँ पर एक फोटो यहाँ पे दिया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट वन फॉर ऑल, हाई कोर्ट वन फॉर एवरी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वन फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा गया, सब कुछ उन्होंने बता दिया कैसे अपॉइंटमेंट करना है, किस बेसिस पे जज अपॉइंट करना है। They are formally appointed by the president in consultation with the Chief Justice of India in the case of High Court judges, also with the governor of the concerned state. तो अब हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनका कंसल्टेशन के साथ प्रेसिडेंट फॉर्मली उसे अपॉइंट करता है। अब स्टेट लेवल पे जो कभी कभार हम जब ये काम कर रहे हैं तो गवर्नर ऑफ स्टेट को भी इन्वॉल्व करते हैं। Till the 1990s, the president appointed the judges on the recommendation of the government of the day after having consulted the chief justice of India. तो पहले 1990s में ये सिस्टम था कि गवर्नमेंट से हम राय लेते थे कि किसको जज हम बनाए, और उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल होता था। However, in the 1990s, Supreme Court of India interpreted the relevant constitutional provisions and ruled that the judiciary must have the leading role in the appointment process. तो ये चीज गलत थी, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, वरना वो तो अपने फेवर वाला जज वहां पे रखेगा। तो 1990s के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद ये चीज को देखा कि ये गलत हो रहा है, उसने ये चीज एक ऐसा जजमेंट पास किया जिसमें अब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, पूरा का पूरा जुडिशियरी इंडिपेंडेंट हो चुका है। जुडिशियरी डिसाइड करेगा कि वो जजेस कौन से अपॉइंट करना चाहता है विद द अगेन हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट। The Supreme Court set up a collegium consisting of the Chief Justice of India and the four most senior judges of the court, which would recommend names to President for appointment. तो जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद पूरा अप करता है, तो उसने उसके लिए क्या किया, उसने एक कमिटी बना दी जिसमें चीफ जस्टिस खुद है और मोस्ट सीनियर जजेस जो पहले से बहुत जिनका एक्सपीरियंस हो चुका है, वो 4 सीनियर जजेस के साथ वो प्रेसिडेंट को इन्वॉल्व करके ये लोग डिसाइड करते हैं कौन से जज को अपॉइंट करना है। The government role in this process has now been minimized, और गवर्नमेंट का रोल एकदम से ही निल हो चुका। In addition to the courts mentioned above, there are tribunals established by the both central government as well as state government to deal with disputes of specialized nature. The examples of first type of the Armed Forces Tribunal, the Income Tax Appellant Tribunal, the National Green Tribunal. The examples of the tribunals established by the state government in Maharashtra are Maharashtra Administrative Tribunal, Maharashtra Revenue Tribunal. These bodies are known as quasi-judicial bodies and their functioning is governed by separate laws. तो अब ये हमने पहले भी थोड़ा सा देखा है ट्रिब्यूनल वर्ड, अगर आपको याद होगा पहले के चैप्टर में इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल हमने देखा था पहले के चैप्टर, या मेरे ख्याल से आगे के वीडियो में आता है फिर से, बिकॉज मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ आगे के चैप्टर का, सो आई एम एक्चुअली कंफ्यूज कि ये हमने पहले के चैप्टर में बात किया कि अब वो आगे फिर से आने वाला है। सो रिगार्डलेस ऑफ दैट, ट्रिब्यूनल वो चीज होती है कि अलग से उनका एक हमने फिर से एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर लिया, एक कोर्ट से जैसा सब कोर्ट समझ लो वैसा एक हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है जो स्पेसिफिकली उसी उसी जो जिस चीज का वो ट्रिब्यूनल है उसी चीज में वो काम करेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर बताया फैमिली कोर्ट से फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करती है, वैसे ही आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल जो आर्मी रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या कुछ केस चल रहा है वो सिर्फ वही होते हैं। आर्म्स आर्मी के कोर्ट्स अलग होते हैं, तो वो उसी की वैसी बात होगी। वैसे इनकम टैक्स रिलेटेड कोई भी केस हो रहा है तो वो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में ही उसका सुनवाई वगैरह होगा, वो कॉमन लोगों के लिए जो है वो कोर्ट्स में नहीं जाएंगे, वो वैसे वहां पर नहीं जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट तक बात जाएगी, लेकिन ये हमने पहले से अलग से एक स्पेशलाइज नेचर वाले केसेस के लिए हमने बना के रखा हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ बनाती है जो पूरे कंट्री के लिए लागू है, आर्मी, इनकम टैक्स, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं। और हर स्टेट भी अपना अपना ये स्पेशलाइज्ड नेचर वाले कोर्ट्स बनाती है जो स्टेट खुद अपना करती है। तो जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र का एग्जांपल दिया है, तो महाराष्ट्र रेवेन्यू, तो वो सिर्फ महाराष्ट्र रेवेन्यू के सिस्टम के लिए रिलेटेड इश्यूज को वो वहां पे सॉल्व करता है। तो दैट्स द
ट्रिब्यूनल्स। तो ये इसके भी खुद के एक अपने सेपरेट लॉज वगैरह होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ रिटायर्ड जजेस। अब यहाँ पे जजेस कौन होते हैं, तो यहाँ पे जो रिटायर्ड जजेस है अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, वो लोग वहां पर हो सकते हैं, एज वेल एज individuals who are experts in the field which fall within the jurisdiction of the relevant tribunal। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर आर्मी वाला कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, तो वहां पर मैं रिटायर्ड आर्मी वालों को रखूंगा एज अ एक्सपर्ट मेंबर, जो उस पर्टिकुलर केस में सही डिसीजन, सही जजमेंट पास करने में हेल्प करेगा। फॉर इंस्टेंस द आर्मी फोर्सेस ट्रिब्यूनल ऑल्सो हैज रिटायर्ड ऑफिसर्स, वही बात, वही एग्जांपल एक्चुअली, from the armed forces as the expert member। All the tribunals in India, like all the courts, are ultimately subordinate to Supreme Court। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक बात जा सकती है। द जुडिशरी एंड इट्स फंक्शन। अब एक्चुअल फंक्शंस क्या क्या है हम वो देखेंगे। एज मेंशन्ड इन द प्रीवियस सेक्शन, द प्राइमरी ड्यूटी हमने पहले ही देख ली थी ऑफ द जुडिशरी इज टू एडजुडिकेशन ऑफ द केसेस। केसेस का सुनवाई, सुनना और उसके ऊपर प्रॉपर लीगल फॉर्मल जजमेंट स्टेटमेंट पास करना, उस प्रोसेस को हम प्राइमरी कहते हैं। बट कैन द कोर्ट्स हियर एनी काइंड ऑफ केसेस? What do the courts do? What are their functions? तो ये बात का अब हम नीचे देखेंगे। Each court can adjudicate or hear cases pertaining only to a specified range of areas। तो हर कोर्ट का एक रेंज है कि हम भाई इतना ही लेवल की बातें कर सकते हैं, इतने ही लेवल का हम, हमारे पास पावर है, इतना ही लेवल का हम जजमेंट पास कर सकते हैं। अगर ये उनके क्षेत्र से बाहर है तो वो आगे हाई कोर्ट या दूसरे कहीं पे वो आगे पास ऑन होगा। तो पहले तो सब लोग केस सुन सकते हैं, लेकिन हर एक की केस की लिमिटेशंस है कुछ ना कुछ। दिस रेंज इज नोन एज जुरिस्डिक्शन। और इसी टर्म को, ये जो रेंज है, इसको जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। ये वर्ड हमने पहले भी बहुत बार चैप्टर्स में देखा है कि, और अगर आपने सीरीज या कोई मूवीज में देखा होगा, जब पुलिस कहती है कि ये हमारे जुरिस्डिक्शन के बाहर है, यानी वो हमारे एरिया के बाहर का केस है, तो वहां पे वो मुंबई में है तो मुंबई की पुलिस देखेगी, मुंबई के कोर्ट्स देखेंगे। दिल्ली की पुलिस वहां पे कुछ नहीं कर सकती। दिल्ली का पर्सन था, मुंबई जाके क्राइम कर रहा है, तो वहां पे दिल्ली पुलिस और दिल्ली कोर्ट को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सो ये सारी जो चीजें हैं जुरिस्डिक्शन, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट। जुरिस्डिक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। अब ये दो तरह की जुरिस्डिक्शन बता रहे हैं हमें। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन केसेस, तो केसेस रिगार्डिंग सर्टेन मैटर्स कैन बी हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली इन सर्टेन कोर्ट्स। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर उनके ही क्षेत्र के कोर्ट में सुने जा सकते हैं, वो कहीं और नहीं उसको कोर्ट केस चल सकता है। These matters constitute the original jurisdiction of the court। For instance, the Supreme Court of India has original jurisdiction in any case between two states, two state governments, and between the government of India and any state government। तो बहुत प्यारा एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट में कौन से केस चले? सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे केस है जो सुप्रीम कोर्ट में ही चल सकते। तो पहले ये क्लियर हो जाए कि कुछ ऐसे केस है जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकता है, वो हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। अब वो किस तरह के, कौन से केस की अपन बात कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ही चलेंगे, क्योंकि वो उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, वो उसका क्षेत्र है। तो वो कौन से केस है? अगर कोई दो स्टेट, लेट से महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र गुजरात दो स्टेट आपस में उनका कोई केस चल रहा है, तो वो अपने रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं चलेंगे, ये दोनों जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि इस लेवल के केसेस डायरेक्ट वहीं पे हियरिंग होगी उसकी, कहीं और लोअर कोर्ट्स में हियरिंग उसकी नहीं हो सकती। वो एग्जांपल उन्होंने दिया था कि टू स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कुछ हो रहा है, या वन स्टेट गवर्नमेंट और कोई और पर्सन, या कुछ डिस्प्यूट चल रहा है अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर ऐसे डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं तो वो सारा चीज सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में होगा। लोअर कोर्ट्स में ये सब काम नहीं हो सकता है, जिसमें ये लोग पार्टीज इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। Only the Supreme Court of India in the country can hear the above mentioned cases. Thus, here its original jurisdiction of the Supreme Court is also its exclusive jurisdiction। तो ओरिजिनल जो काम था और वो सिर्फ वही हो सकता है, इसलिए एक्सक्लूसिव भी हो गया, मतलब ओनली वहीं पे पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का मेन काम है हाई लेवल केसेस देखना, और सिर्फ वही देखता है, इसलिए इस टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन भी कहा गया। नेक्स्ट है एपेलेंट जुरिस्डिक्शन। एपेलेंट जुरिस्डिक्शन में हम अपील्स करते हैं, हम
जैसे हाई कोर्ट में हमारा केस नहीं सही गया तो हमने अपील की सुप्रीम कोर्ट से, तो मैं एक कॉमन पर्सन हूं जो हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हूं, इसलिए मैं अपील कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट वो मेरा केस सुनेगी जरूर, क्योंकि उसके पास वो पावर भी है, बीइंग द लार्जेस्ट, बीइंग द मोस्ट टॉप प्रायोरिटी पोजिशन पे, राइट। तो अपीलेंट जुरिस्डिक्शन क्या हो गया? Appeals against the decision regarding certain cases can be heard in certain court. These matters constitute the appellate jurisdiction of the court. The Supreme Court also hears appeals regarding decisions of high courts over a wide range of issues. The high courts in turn hear appeals regarding decisions of district court. तो in short हमें ये बता रहे हैं कि हायर वाला लोअर वाले का केसेस अपील्स क्या जुरिस्डिक्शन रखता है, लोअर वाला हायर का नहीं रख सकता, कॉमन सेंस की बात। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के सारे केसेस का अपील सुन सकता है अगर वो चाहे तो, और वैसे ही हाई कोर्ट्स सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उससे लोअर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसकी सारे केसेस अपील्स वगैरह सुनवाई सुन सकता है। The Supreme Court also has an advisory jurisdiction. This includes only those matters which have been specifically referred to it by the President of the advice. तो अब एक अलग से वहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक जुरिस्डिक्शन है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एक अलग से फिर से डिपार्टमेंट है जो सिर्फ प्रेसिडेंट ने जो जो एडवाइस दी है उससे रिलेटेड मैटर को वहां पर वो लोग डिस्कशन करते हैं। The Supreme Court of India and the High Courts also perform other functions. इसके अलावा भी इनके कुछ functions है। One of them is to interpretation of the Constitution, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी है उसको लोगों के लिए कॉमन वे में बताना कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, दैट इज इंटरप्रिटेशन। एंड द लॉज मेड बाय अंडर इट, और लॉज की भी देखरेख करना कि लॉ जो बने हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बने। In all cases, the question that the courts have to decide is whether a certain action is in accordance with either the constitution or any given law. तो मैंने जस्ट अभी आपको यही बात बोली कि ओवरऑल यही मुद्दा है उनका काम, ये देखना कि जो भी काम हो रहा है, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो भी लॉस हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो रही है ये देखना, या नहीं हो रही है वो देखना, और उसके ऊपर अपना डिसीजन दे। ये उनका काम। In doing so, the courts have to interpret the constitution and the laws. For instance, the Supreme Court has ruled that the right to life guaranteed by the constitution does not merely mean the right to exist, but also the right to live in pollution-free environment. तो right to live जो हमारा right to life जो हमारा एक constitutional right, वो इसका मतलब ये नहीं कि बस एग्जिस्ट करना, इसका मतलब ये होता है कि अच्छे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करना, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करना। तो ये आप सोचेंगे कि इसको हम क्या, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? इससे हमें ये पता पड़ता है कि अगर समझो आपके एरिया में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, कोई फैक्ट्रीज है जो अपना रूल ब्रेक कर रही है, पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, और आप चाहो तो एज अ सिटीजन राइट टू लाइफ के तहत कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो against the factory, against that person, against that government who is not taking action regarding that thing. तो राइट टू लाइफ के तहत आप वो केस जीत जाओगे, क्योंकि राइट टू लाइफ में पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहना ये हमारा हक। सो आई होप आपको समझ आ रहा है। The Supreme Court and the High Courts also perform another important function, that is to protection of fundamental rights guaranteed by the Constitution. तो ये हम जानते ही है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसका प्रोटेक्शन का गारंटी भी कोर्ट्स लेती। These rights are regarded as being essential for individual to lead dignified life and hence are described as fundamental. ये फंडामेंटल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमें एक इज्जत भरी डिग्निफाइड लाइफ का प्रॉमिस देती है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट कोर है, फंडामेंटल है। The people of India also possess another set of rights known as legal rights. इसके अलावा हमारे पास और जो होता है वो है legal rights, which are specified in the laws passed by the legislature. जो जितने भी लॉज पास हुए हैं उसके अंदर वो लिखे गए हैं कि लॉ के तहत हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। The Constitution empowers the Supreme Court and the High Courts to issue rights or a special kind of orders for the protection of fundamental as well as the legal rights of individuals. If someone complains that they have been violated,
there are 5 types of rights specified in the Constitution of India: habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari. तो अब कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 5 राइट्स लिख के दिए हैं, जो अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उन्हें इशू किया है हमारे लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के हेल्प से, और अगर हमारे कोई भी लीगल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स हमारा चीज फॉलो नहीं करते, हमारे खिलाफ जाता है कुछ चीज, तो हम इस 5 राइट्स के तहत केस कर सकते हैं और अपील कर सकते हैं कोर्ट्स को। यहाँ पर वो डिटेल में दिए हैं, हम क्विकली रीड करेंगे। राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 32 सेक्शन 2, हिबिस कॉर्पस। ये वर्ड आपने सुना होगा किसी मूवीज में, अगर आपको पता होगा दृश्यम मूवी में ये यूज हुआ था। A court can order any officer of the government. Habeas corpus क्या होता है? A court can order any officer of the government or any private person to produce before itself any individual to examine whether they have been legally detained or not. तो अगर भले तुम्हें लीगली डिटेन किया नहीं किया है, हिबिस कॉर्पस ऐसा ऐसा पावर है कि आपको कोर्ट सीधा बोलेगी तुमको कोर्ट में हाजिर हो, और अगर नहीं हुए तो आपके खिलाफ डायरेक्ट आपकी सजा सुना दी जाएगी। तो आपने अगर सुना होगा सपीना, सपीना वर्ड होता है, तो अगर आपको ये पता होगा तो किसी भी पर्सन को कोर्ट में होना अगर जरूरी है तो कोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर दे सकती है कि उस फलाना फलाना व्यक्ति को यहाँ पर हाजिर करो, रिगार्डलेस कि उसका कोई लीगली उसको डिटेन किया था नहीं किया था, वो सबसे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोर्ट ने सोचा कि इस पर्टिकुलर पर्सन को, एक्स वाई पर्सन को यहाँ पर इस कोर्ट में होना चाहिए था इस पर्टिकुलर रीजन के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए, तो वो सीधा ऐसा बुला सकती। मैंडेमस क्या होता है? अ कोर्ट कैन ऑर्डर एनी ऑफिसर एंड एनी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज। तो मैंडेमस बहुत ही सिंपल, अगर कोई अपना काम नहीं कर रहा है तो कोर्ट ऑर्डर डाल सकती है अपना काम सही से करो वरना ऐसा। तो अगर समझो आप अपने कोई जैसे हो गया राशनिंग ऑफिस में, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अपना काम इजीली नहीं होता, हालांकि अभी काफी सिस्टम चेंज हो चुका है। मैंने अपने टाइम में काफी धक्के खाए थे राशनिंग ऑफिस के राशन कार्ड के लिए, एंड उसके नाम चेंज एंड एवरीथिंग, एड्रेस एंड अपडेट एंड एवरीथिंग के लिए। तो अगर समझो मैं इतना अगर तब अवेयर होता रिगार्डिंग द लॉज एंड एवरीथिंग, मैं डायरेक्ट कोर्ट में केस कर देता राशनिंग ऑफिस के खिलाफ कि वो लोग अपना ड्यूटीज ठीक से नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे लोगों के लिए बहुत ही हरासमेंट हो रहा है, रिश्वत खा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मैंडेमस के तहत ये केस सुना जाएगा और उन ऑफिसर्स ऑन रोड ऑफिस, राशनिंग ऑफिस डिपार्टमेंट को वहां पर अपना भुगतान देना पड़ेगा और हम वो केस जीत जाएंगे। प्रोहिबिशन, अ कोर्ट कैन ऑर्डर अ कोर्ट लोअर देन इटसेल्फ इन द जुडिशियल स्ट्रक्चर नॉट to hear a particular case on the grounds that the case does not fall within the jurisdiction of the latter. तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल सकती है कि तुम ये केस नहीं सुनोगे, तुमको ये केस सुनने का हक नहीं, ऐसा वो कर सकती, प्रोहिबिट कर सकती है। Quo warranto क्या है? The court can ask whether the holder of any public office or post is holding it in accordance with the law or not. कहीं भी किसी को भी गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह को वो चैलेंज करके पूछ सकती कि ये जो पोजीशन पे बैठे हैं वो लॉ के तहत सही बैठे हैं कि नहीं बैठे। सर्टियोरारी, इसका प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो क्या है। A higher court can order a court lower than itself in the judicial structure to send all the relevant documents pertaining to a case to itself. तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी कि अगर जब आप अपील करते हो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा ये है कि वो हाई कोर्ट से सारा आपका फाइल्स वगैरह सब कुछ अपने पास वो मंगा सकती है केस के लिए। नेक्स्ट देखेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? जनरली स्पीकिंग, अ मैटर गोज टू द कोर्ट on the basis of a formal complaint or a petition filed before the court by an individual who is directly connected with it. तो कैसे कोई कोर्ट पे बात पहुंचती है? तो कोई या तो फॉर्मल कंप्लेंट करता है और या तो कोई पिटिशन फाइल करता है और पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ, तब जाके वो कोर्ट तक बात पहुंचती है। However, this situation has changed in the recent decades because the judiciary in India has started taking a wider view of its function. लेकिन अब ये थोड़ा सिस्टम बदल चुका है हमारा, अब कोर्ट ज्यादा बेहतरीन वाइडर फंक्शन करता है। जैसे द कोर्ट्स हैव अलाउड इंडिविजुअल टू फाइल पिटिशन ऑन मैटर्स ऑफ इंपॉर्टेंट पब्लिक कंसर्न। अब लोग पब्लिक रिलेटेड इशू अगर कोई देख रहा है कि अरे यार यहाँ पर ये रोड्स अच्छे नहीं है,
यहाँ पर ये सही नहीं लग रहा मुझे, ये तो पब्लिक इशू, पब्लिक को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं एज ए इंडिविजुअल बिंदास कोर्ट जाकर उसके खिलाफ पिटिशन, उस गवर्नमेंट, उस पर्टिकुलर एरिया, नगर सेवक या जो भी रिलेटेड लोग हैं उनके खिलाफ केस कर सकता हूँ, ये पावर मेरे को मिला। तो दैट इज अ वेरी बिग चेंज कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी मैटर में अपनी आवाज उठा सकता है। अगर आपको पता होगा, जॉली एलएलबी मूवीज इसी टॉपिक, इसी के ऊपर बेस्ड थी कि एक पर्सनली वो पिटिशन पब्लिक के लिए करता है। द इंडिविजुअल मे और मे नॉट बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मैटर, जरूरी नहीं है वो डायरेक्टली उसका कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन वो देख रहा है कि पब्लिक को इशू हो रहा है, मैं पब्लिक के लिए केस ये फाइल करना चाहता हूं जिसके तहत सुनवाई की जाए। सच केसेस आर नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पीआईएल पिल्स, पीआईएल कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो हमने पब्लिक के लिए केस किसी ने फाइल किया। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर द कोर्ट्स on their own accord without any complaining or filing a petition have taken note of matters of public concern। और ऐसे भी किस्से हुए जहां पे कोर्ट ने इतना एडवांस आगे जाकर खुद ही देखा कि अरे यार ये कुछ सही नहीं है, किसी ने कंप्लेन नहीं की, किसी ने पिटिशन फाइल नहीं की है, फिर भी कोर्ट ने देखा कि ये कुछ सही नहीं चल रहा है यहाँ, तो कोर्ट ने खुद ही उसमें अपना फैसला सुनाया है। दिस वाइडर व्यू, ये जो वाइडर व्यू अब हो चुका है, ज्यादा अच्छा हो चुका है, जो बाय द जुडिशरी एंड इट्स फंक्शन हैव बीन टर्म्ड एज, इसी चीज को कहा गया है जुडिशियल एक्टिविज्म, कि जुडिशरी कितना एक्टिव है, कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना लोगों को एनकरेज कर रहा है पार्टिसिपेट करने को, तो वो एक्टिविज्म एक्टिव हो चुका है। Earlier, the judiciary generally did not look beyond a certain point into how the executive exercises authority. For instance, into matters like the imposition of precedence rule in the states or the governor's decision to appoint a certain individual as a chief minister, were matters that the judiciary did not interfere. तो कुछ पहले मैटर्स थे, जैसे अगर प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, तो उसमें पहले कभी जुडिशरी उसमें कुछ अपना बोलती नहीं थी, नहीं आप ये गलत कर रहे हो या वगैरह वगैरह। लेकिन अब ऐसा होता है क्योंकि अब जुडिशरी एक्टिविज्म हो चुका है, जुडिशरी एक्टिवली इन्वॉल्व होता है ऐसी केसेस में, ऐसी चीजों में। पहले चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए शायद गवर्नर के डिसीजन में वो खुद से कर लेता, अपने हिसाब से कर, लेकिन अब जुडिशरी उसमें इन्वॉल्व होती है और देखती है कि कोई गलत पर्सन को तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जा रहा, where matters that the judicial did not interfere. But in recent years, judicial activism has led to the courts examining the legality of the decision। यहीं पे वो ऊपर वाला हमने देखा था, एक राइट जो लिखा था कुओ वारंटो, ये उसमें यूज होता है कि they have the right to question anyone in the position that whether they are legally fit for the position or not। Activism has led to the courts examining the legality of decision of the executive over a wide variety of issues, including the ones referred to above. Moreover, in many instances, they have also either issued orders on what should be done over many issues and have directed the executive to take actions about the same in the specified time period। बहुत बार आपने, अगर आप थोड़ा सा भी जनरल नॉलेज न्यूज फॉलो करते हो, ऑन अ डेली बेसिस सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ जजमेंट पास करती है जो किसी लोअर कोर्ट को फॉलो करना है, किसी स्टेट को फॉलो करना है, किसी स्टेट पुलिस को फॉलो करना है, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को फॉलो करना होता है। बीइंग एट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑल्सो, उसको वो कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो चुका है सुप्रीम कोर्ट, और ओवरऑल जुडिशरी एक्टिविज्म हो चुका है। there have been much debate over the judicial activism, इसके ऊपर काफी डिबेट चर्चा हो रही है। Some feel that the judiciary was compelled to intervene because the executive was not discharging its function properly, while others believe that the courts are overstepping their mark and are exceeding their powers by looking into matters which fall within the jurisdiction of the executive। तो कुछ लोग का ये मानना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ही अच्छी बात है कि वो अपने दायरे से बाहर होकर दूसरे को अपना सही रास्ता बता रही है। लेकिन कुछ लोग का ये मानना है कि वो अपनी बाउंड्रीज को ओवरस्टेप करके एग्जीक्यूटिव को फोर्सफुली उसके डिसीजन मेकिंग में अड़चन डाल रही है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या जुडिशियल एक्टिविज्म सही है या गलत है। आगे बढ़ेंगे, कुछ केसेस यहाँ पे दिए हैं, जरूर से पढ़िएगा। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, लेट्स रीड द नेक्स्ट टॉपिक। अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। तो लिखा हुआ चीज तो सबसे हाईएस्ट लॉ है, हम ये पहले के लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के टाइम पे। द लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर हैव अ स्टेटस लोअर देन दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब
कॉमन सेंस की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ जो उसमें लिखे गए हैं वो तो ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंडर सारी चीजें आती हैं। मोर ओवर दीज लॉज आर एक्सपेक्टेड टू बी कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये भी हम जानते हैं कि लॉज कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ वैल्यूज है उसको तोड़ नहीं सकती है, उसको चेंज नहीं कर सकते। बट वॉट वुड हैपन इफ दे आर नॉट, क्या होगा अगर ऐसा ना हो, तो हमने कहीं ना कहीं ये पहले चैप्टर में पढ़ लिया है। The constitution would say one thing while the laws would say something else. The provision and the values of constitution, that is to say the constitution itself, would be rendered meaningless. Hence it becomes necessary to have an institution which would examine whether the laws are consistent with the constitution or not. तो बहुत ही कॉमन सेंस बात चल रही है, और ये हम पहले भी बात कर चुके कि क्या अगर ऐसा कोई लॉ पास हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है, क्या होगा फिर। तो ऐसा ना हो इसके लिए एक सिस्टम चाहिए, एक पावर चाहिए, एक ऐसा इंडिविजुअल डिपार्टमेंट चाहिए जो इस चीज को रिव्यू करे। तो वो कौन है, वो हमारा जुडिशियरी। वो ये देखेगा कि जो भी लॉ पास हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो वो लॉ पास नहीं होगा, या अगर हो चुका है तो उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो ये चीज यहां पर बात चल रही है। बट दिस इज नॉट इनफ, the institution should also have the power to declare any law found inconsistent with the constitution to be invalid, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर जो देखा कि लॉ के खिलाफ, लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उसको इनवैलिड घोषित करने का भी पावर उस इंस्टीट्यूशन को होना चाहिए। दिस वुड प्रिवेंट द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज विच वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, और इससे क्या होगा, लेजिस्लेचर को बहुत क्लियरली हम कंट्रोल कर सकते हैं कि वो ऐसे लॉज ना बनाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। In democracies with written constitution, this power is vested in the judiciary. और यहां पर ये सारा पावर, ये किसकी बात चल रही है, ये पावर पूरा जुडिशरी के पास है कि वो अपने हिसाब से देखे और बताए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर कोई लॉ नहीं है तो उसको हटा दो। दस जुडिशियल रिव्यू, इसको ही कहते हैं रिव्यू कर। जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर of the judiciary to examine if any law approved by the legislature is consistent with the constitution or not, and if it is not, then to declare it unconstitutional. तो लास्ट का पैराग्राफ पूरा समराइज कर दिया, पूरी कहानी को समराइज कर दिया कि अगर कोई लॉ ऐसा लेजिस्लेचर पास कर रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो जुडिशरी कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि उसको वो इनवैलिड घोषित कर। But why does the judiciary have this power? क्यों है? Common sense. Both the executive and the legislative are involved in the process. क्योंकि executive और legislative तो दोनों law making process में involved है, तो अगर ये power उनके पास रखेंगे तो again वो अपने favor की काम करेंगे, अपने हिसाब से laws बनाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा, right? तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बातें यहाँ पे चल रही है फिलहाल। इट वुड बी हाईली इनअप्रोप्रिएट, बड़े इनअप्रोप्रिएट बात हो जाएगी, to give them the power to examine whether the laws that they have made are consistent with the constitution or not। तो ये बहुत गलत हो जाएगा, जिसने खुद लॉ बनाया उसी को चेक करने बोल रहे कि भाई तुमने सही बनाया कि नहीं, वो देख लो। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए पावर किसी और के पास दी है, दैट इज द जुडिशरी। द जुडिशरी इज द इट इज लाइकली दैट इट वुड बी बायस्ड, है ना, चांस होगा कि वो बायसनेस दिखाएंगे और अपने फेवर में काम करेंगे। The judiciary is not involved, और जुडिशरी इन्वॉल्व नहीं होती है लॉ मेकिंग, एंड दैट इज वाई इंडिपेंडेंट बॉडी। तो अगेन यहाँ पर हमें पता चला कि इंडिपेंडेंसी क्यों जरूरी थी जुडिशरी। द ओरिजिन्स, यहाँ पे फोटो दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए का, आपने बहुत से मूवीज में ये देखा होगा। द ओरिजिन्स ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कैन बी ट्रेस्ड टू द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गिवन इन 1803 इन द केस नोन एज मार्बरी वर्सेस मेडिसन। तो जुडिशियल का पावर, जुडिशियल रिव्यू का ये जो पावर है, ये हमें इस केस में देखने को मिलता है कि तब ऐसी एक बात हुई थी जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थी, तो और ऐसा एक लॉ पास हो चुका, तो हम तब जुडिशरी ने अपना पावर दिखाते हुए उस चीज का सुनवाई दिया था। This was for the first time that the American Supreme Court declared a law passed by the United States Congress to be invalid on the grounds that it was inconsistent with the Constitution of United States। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक ऐसा लॉ पास कर दिया गया था कांग्रेस के तहत कि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा, और इसीलिए वो बाद में इनवैलिड कर दिया गया। However, it must be noted that the American Constitution does not have any explicit provision that gives the judiciary the power of judicial review. It is an implied power. तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा लिखा नहीं है कि जुडिशियरी रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के पास है। ये एक
अन अनसेड अन मतलब वो ऑटोमेटिकली ही है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट लॉ मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास ही रिव्यू करने का पावर है। ये एक इम्प्लाइड पावर है, ये कहीं पे लिखा नहीं गया है। टिल डेट द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन अनचैलेंज्ड। कोई इसके खिलाफ नहीं बोलता कि क्यों रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास ही। दिस इज सो बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड दैट सच अ पावर इज नेसेसरी। जैसे कि कॉमन सेंस हमने बात की कि ये कॉमन सेंस की बात है कि यार सुप्रीम कोर्ट के पास ही वो पावर होना चाहिए, क्योंकि नीचे के लोग जो है कांग्रेस और सेनेट जो है, वो लोग तो लॉ मेकिंग में इन्वॉल्व है, तो वो लोग तो फिर रॉन्ग हो जाएंगे रिव्यू के लिए। मैरबरी और मेडिसिन केस क्या था यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट में बताया है, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, आप ये रीड करिएगा। सो स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैरबरी नाम के जो एक पर्सन थे, उनको अपॉइंट किया गया था एक पोजीशन के लिए जुडिशियल सिस्टम में। और लेकिन तब एक प्रेसिडेंट, तब जो प्रेसिडेंट बनने वाले थे जॉन एडम्स, उन्होंने ये चीज सोची थी, बट वो बाद में प्रेसिडेंट नहीं बनते, इलेक्शन हार जाते। तो विलियम मैरबरी का ये कहना था कि मुझे वो पोजीशन पहले ही दी गई थी, मुझे बोल दिया गया था, वादा कर दिया गया था कि मुझे वहां पर वो पोजीशन मिलेगी, तो मुझे वो चाहिए, भले गवर्नमेंट तुम्हारा प्रेसिडेंट चेंज हो चुका है, मुझे वो चाहिए। तो ये चीज हुई थी जहां पर विलियम मैरबरी ने डायरेक्टली अप्रोच किया था हायर कोर्ट। तो कोर्ट ने ये कहा कि तुमने ये लिंक तोड़ दिया है कि जहां पर तुम लोअर कोर्ट के तहत नहीं आए, और इसलिए ये तुम्हारा सही नहीं है, और ये लॉ रॉन्ग बना है यहाँ पर। तो इस तरह का ये सिचुएशन था, स्टोरी जो आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट हमें ये समझना है कि अगर कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस लॉ को इनवैलिड बोल देगी, खत्म। However, the power of judicial review does not exist in countries which have unwritten constitution. तो जैसे कि यूके हम जानते ही हैं, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, यूके में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं गया, वहां पर ऐसा कोई सिस्टम पावर नहीं। दिस इज सो बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिक हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड एंड thus the laws passed by the legislature cannot be examined by the reference to any। क्योंकि वहां पर कोई हाई लो वाली बात ही नहीं है, अपने यहाँ पे बहुत क्लियर है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल जुडिशरी हो जाती है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके ऊपर, ये तीनों के ऊपर होता है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, तो सबसे पावरफुल वो हो गया, जबकि अनरिटन में ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए उनके लिए वो मुश्किल है। Constitution of India also does not explicitly provide the judiciary with the power of judicial review. However, like in United States, these powers are implied। तो जैसे यूएसए में भी कोई किसी ने लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई जुडिशियल रिव्यू कौन करेगा, वैसे इंडिया में के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा लिखा नहीं है, बट एक इम्प्लाइड पावर है। बहुत कॉमन सेंस की बात है कि रिव्यू करने का हक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। Supreme Court of India has on many occasions declared laws passed by the legislature as being inconsistent with the constitution and therefore unconstitutional। हमारे यहाँ पे भी बहुत बार ऐसे हुआ है कि जो लॉज पास हुए थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थे, और इसीलिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके इनवैलिड घोषित किया गया है। ऐसा एक केस हमने पिछले चैप्टर में देखा था। But in the Indian context, the real issue has been whether the amendments of the constitution can be held unconstitutional। तो ये टॉपिक भी हमने लास्ट चैप्टर में कवर किया था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, अगर आपको याद होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीजें जो है वो फिक्स है, उसको चेंज नहीं कर सकते, अमेंडमेंट्स कर सकते हो, चेंजेस ला सकते हो, लेकिन कुछ बातें बेसिक कोर ऐसी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो द इशू वॉज सेटल बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केशव आनंद भारती केस। उसी केस की बात हो रही जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। इट्स जजमेंट द कोर्ट स्टेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैड अ बेसिक स्ट्रक्चर। एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको चेंज किया जा सकता नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास बाय द पार्लियामेंट हैव टू बी कंसिस्टेंट विद द बेसिक स्ट्रक्चर। जो भी पास होगा, अमेंडमेंट्स चेंजेस पास होंगे, वो बेसिक स्ट्रक्चर को दिमाग में रख के उसके कंसिस्टेंट होकर पास होगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। एंड इफ दे आर फाउंड टू बी नॉट, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं भी चेंज करने की बात करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट कुड डिक्लेयर इट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसको इनवैलिड घोषित कर दे। इट इज वाइडली अग्रीड दैट द पावर टू डिक्लेयर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्स ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट। या अगेन बात रिपीट कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये पूरा पावर है कि वो बिंदास किसी भी लॉ को, किसी भी पास हुए अमेंडमेंट को इनवैलिड घोषित कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है, अगर उसे लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर यहां पर चेंज किया जा रहा था।
अगेन केशव आनंद भारती केस के बारे में थोड़ा सा बताया, आप ये पढ़ सकते हो। हम ये चैप्टर अब एंड करेंगे। From the citizen's point of view, judiciary is the most important organ of the government. It is the guardian protector of the constitution and the fundamental rights of the people. The common man depends upon judiciary for getting justice, feeling in an average citizen that he can rely on the certain and prompt administration of justice makes him feel secure. The welfare of citizens greatly depends upon speedy and impartial justice. तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम जस्टिस के लिए जिसके पास जाते हैं वो ये चैप्टर है, जुडिशरी वो जगह है, हम इसी पे डिपेंड है, अपने सारे राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, और हमारे साथ न्याय हो, हमारे साथ जस्टिस हो, हमारे साथ फास्ट जस्टिस हो, ये सारी चीजों के लिए हम एक कॉमन इंसान जुडिशरी पे डिपेंड होता है। और यही हमने चैप्टर में देखा, उसके पावर्स, उसका स्ट्रक्चर, उसके अलग अलग फंक्शंस क्या थे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया। दैट वाज द एंड ऑफ द 6th चैप्टर, एंड ऑफ सेक्शन 2। एक ही सेक्शन बाकी है, सेक्शन 4 बाकी है। सेक्शन 3 वीडियोस ऑलरेडी मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो जरूर वो वीडियोस देख लीजिएगा। जल्द से जल्द सेक्शन 4 भी कवर करेंगे। आई गेस सिर्फ 2 ही चैप्टर है। कीप फॉलोइंग गाइस, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।